हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 9 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो करवाए गए थे 7 दिसंबर 2022 वाली क्लास में, उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी करने वाले हैं। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022, द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो पुरस्कार है पूरे विश्व में 5 नए स्टार्टअप्स को दिया गया है। पूरे विश्व में कितने स्टार्टअप्स को दिया गया है? 5 नए स्टार्टअप्स को दिया गया है। अगर बात की जाए कि किस भारतीय स्टार्टअप्स को दिया गया है, तब आपको बताना है कि जो द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 है यह खेती भारतीय स्टार्टअप को दिया गया है। ये खेती भारतीय स्टार्टअप कहाँ चलाया जा रहा है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना किसने की थी? खेती भारतीय स्टार्टअप की जो स्थापना है ये डॉक्टर कौशिक ने की थी और इसी को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड? द अर्थ शॉट अवार्ड। ये 2021 में पहली बार किसे दिया गया था? तब आपको बताना है कि ये 2021 में पहली बार विद्युत मोहन को दिया गया था और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्हें वायु के शुद्धिकरण के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 2021 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था, यानी कि 2022 में ये कौन से नंबर का दिया गया है? ये दूसरे नंबर का पुरस्कार इस बार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है रॉयल फाउंडेशन और प्रिंस विलियम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करेंगे यहाँ से लल्लन टॉप क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट पॉइंट है विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जो है ये चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि जीवा कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जीवा कार्यक्रम को नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। बात की जाए नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है और इसी बैंक के द्वारा जीवा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि पक्षी एटलस को किसने जारी किया है? पक्षी एटलस को जारी करने वाला राज्य कौन सा बना है? तब आपको बताना है केरल। अगला पॉइंट देख लेंगे, तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? लद्दाख का राजकीय पशु है स्नो लियोपर्ड। क्या है? स्नो लियोपर्ड जो है ये लद्दाख का राजकीय पशु है। आपको बताना है कि लद्दाख का राजकीय पक्षी क्या है। जिन लोगों को इसका आंसर पता है वे लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। मनाया कब जाता है? मनाया जाता है 5 जून को। बात की जाए कि ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तब आपको बताना है कि 5 जून 1972 को क्या हुआ था? 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा यूएनईपी का। तो जो यूएनईपी की स्थापना है ये 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार आपको बताना है कि ये 1974 में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि T+2 अवार्ड किस भारतीय टाइगर रिजर्व को दिया गया है? T+2 अवार्ड किस भारतीय टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तब आपको बताना है कि यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। मांझी वसुंधरा योजना कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अभी हाल ही में बैठक हुई है और ये बैठक जो है पहली बार हुई है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और जो मध्य एशिया के देश हैं इनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इनके मध्य एक बैठक आयोजित की गई है जो कि पहली बार आयोजित की गई है। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कौन सी तिथि को किया गया है, तो 6 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया है।
अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तब आपको बताना है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बात करेंगे भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और संपर्क बेहतर करना, इसका उद्देश्य है। बात करेंगे यहाँ से मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमको ये जानना होगा कि जो यूएसएसआर है, जिसको वर्तमान समय में रूस के नाम से जाना जाता है, इसका विघटन कब हुआ था, तो इसका विघटन जो है 1991 में हुआ था। और इसका जब विघटन हुआ तो उसके बाद 5 देश बनते हैं, और ये 5 देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये जो 5 देश हैं, ये पाँचों देश किस में आते हैं, ये पाँचों देश मध्य एशिया में आते हैं। इसलिए इन पाँचों देशों को क्या कहा जाता है, मध्य एशिया के देश कहा जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तब आपको बताना होगा कजाकिस्तान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो नौसेना दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है कि 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई है। वर्ष 2022 में विश्व मृदा दिवस की थीम क्या रखी गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन हुआ है 2022 में, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। अगला पॉइंट है खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। डस्टलिक एक्सरसाइज, डस्टलिक युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, तो ये जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तब बताना है भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें पूछा जा रहा है महापरिनिर्वाण दिवस से संबंधित। ये महापरिनिर्वाण दिवस कहते किसे हैं, जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था उसी दिन को किस नाम से जानते हैं, इनके निधन को कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। इनके निधन के दिन को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। और बात की जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर के निधन की, तो इनका निधन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के समाधि स्थल की, तो इनका समाधि स्थल किस नाम जाता है, चैत्य भूमि के नाम से इनके समाधि स्थल को जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि अभी हाल ही में महापरिनिर्वाण 2022 में जो मनाया गया है ये कौन से क्रम का मनाया गया है, तो 2022 में 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। स्थापना दिवस नहीं, यहाँ पर होगा 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। कौन सा, 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ से, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है, तब आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला पॉइंट दिया गया है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1990 में ये दिया गया था। जातियों का अंत, इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पूना पैक्ट से संबंधित। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है ये 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। किस किस के बीच में ये हुआ था, तो ये जो है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ए बॉय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए बॉय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, राजेश तलवार हैं। कौन है, राजेश तलवार। अगला पॉइंट दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आपको बताना है अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 एक अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को। ये अधिकार कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 32 में। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, हाई कोर्ट जो है यह 6 प्रकार की रिट जारी करता है। आपको बताना है कि हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, जैसे ही क्लास खत्म हो आप लोगों को इसका आंसर जरूर बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रारूप समिति से। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तब आपको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे, 7 थे। अगर आपसे कहा जाए कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तब आपको बताना है अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य थे, यानी 6 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष, कुल मिलाकर कितने सदस्य, 7 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है यह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 से रिलेटेड। तो ये जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का सम्मेलन है ये 2022 में कौन से क्रम का है, तो 2022 में ये 9वें क्रम का सम्मेलन इसका हो रहा है। और कहाँ इसका आयोजन किया गया है, इसका आयोजन गोवा में किया गया है। और इसी सम्मेलन के अंतर्गत क्या किया गया है, आयुष मंत्रालय से संबंधित 3 राष्ट्रीय संस्थान जो हैं ये राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। अब ये 3 राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से स्थापित हुए हैं, तो आयुर्वेद संस्थान, यूनानी संस्थान और होम्योपैथी संस्थान। बात करेंगे आयुर्वेद संस्थान की, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है, गोवा में। यूनानी संस्थान को कहाँ स्थापित किया गया है, गाजियाबाद में। होम्योपैथी संस्थान को कहाँ स्थापित किया गया है, दिल्ली में। तो ये तीनों संस्थान और ये कहाँ स्थापित किए गए हैं, ये आपको यहाँ से जरूर याद रखना है। बात करेंगे यहाँ से हम आयुष की, तो आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि आयुष में ए का मतलब क्या है, तो आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है यहाँ पर योगा, और यू का मतलब है यहाँ पर यूनानी, एस का मतलब है यहाँ पर सिद्ध, और एच का मतलब यहाँ पर क्या है, होम्योपैथी। तो आयुष में ए का मतलब क्या है ये भी याद रखना, वाई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या है, ये सब कुछ यहाँ से आपको याद रखना है। बात करेंगे आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो आपको बताना है कि आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये सर्वानंद सोनोवाल हैं। कौन है, सर्वानंद सोनोवाल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तब आपको बताना है कि ये प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि आयुर्वेद दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो ये मनाते हैं धन्वंतरी के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर, धन्वंतरी के जन्म दिवस पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है और पहला राज्य कौन सा है। तो हर घर जल प्रमाणित अगर पहला जिला पूछा जाएगा तो बुरहानपुर बताएंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है, तब आपको बता देना है गोवा। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हर घर जल का लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा गया है, तो हर घर जल के लिए लक्ष्य जो रखा गया है वह वर्ष 2024 को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तब आपको बताना है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा जो है यह किसके अधीन था, गोवा जो है यह पुर्तगालियों के अधीन था। अगर बात की जाए पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान समय में आयुष मंत्री कौन है, अभी हमने आपको बताया सर्वानंद सोनोवाल हैं। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है,
तब आपको बता देना है गोवा। गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? गोवा में विधानसभा सीट हैं 40। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक शब्द आपको लिखा हुआ दिख रहा है मैंडोस। क्या दिख रहा है? मैंडोस। ये क्या है? मैंडोस क्या है? यह एक चक्रवाती तूफान है। क्या है ये? ये जो है एक चक्रवाती तूफान है। पूछा जाएगा कि मैंडोस चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो मैंडोस चक्रवाती तूफान का जो नामकरण है यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैंडोस चक्रवात है ये कहाँ आने वाला है, तो बताना है कि ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि मैंडोस जो है यह कहाँ टकराएगा, तब आपको बता देना है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट से ये टकराएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो ये है कि मैंडोस जो चक्रवात है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खजाना। तो यहाँ से आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि मैंडोस क्या है, तब आपको बताना है चक्रवाती तूफान। मैंडोस का नामकरण किस देश ने किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। मैंडोस चक्रवात कहाँ पर आने वाला है? तो बंगाल की खाड़ी में आने वाला है। मैंडोस चक्रवात कहाँ टकराएगा? तब आपको बताना है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। मैंडोस का अर्थ क्या है? मैंडोस का अर्थ है खजाना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि चक्रवातों का नामकरण कौन करता है? तो चक्रवातों का जो नामकरण है यह हिंद महासागर के 8 देशों के द्वारा बारी बारी से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो निम्न वायुदाब होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में दिया गया है कि राशिद रोवर कौन से देश का है? तो राशिद रोवर जो है यह यूएई का है और यह चंद्रमा का मिशन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन से देश की सरकार बनी है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की सरकार जो है यह विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है होप मिशन। होप मिशन कौन से देश का है? यह संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है और इसको जापान के सहयोग से लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है कि पहले नंबर का होम्योपैथी शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन दुबई में किया गया। अगला पॉइंट है अशनि चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? अशनि चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। बात की जाए अशनि चक्रवात की, तो अशनि चक्रवात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है क्रोध। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बिली विली जो चक्रवात होते हैं ये कौन से देश के चक्रवात हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तौकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तौकाते चक्रवात का नामकरण किया था म्यांमार ने और तौकाते का अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गोल्बिन मोड को। गोल्बिन मोड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कठबोली यानी कि सामाजिक मानदंड को अस्वीकार करने वाला इसका अर्थ होता है। बात की जाए गोल्बिन मोड की, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है उसके लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि सार्वजनिक रूप से इसके लिए वोट करवाई गई है और तब इसको चुना गया है। तो ये सार्वजनिक रूप से वोट डलवाकर पहली बार चुना जाने वाला ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। बात करेंगे 2021 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये वैक्स को चुना गया था। इसका अर्थ होता है काऊ। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी किसे चुना है? तो ये चुना है गैस लाइटिंग को। ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2021 में चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2021 में चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था एंग्जाइटी को। किसे? एंग्जाइटी को। फेसबुक का नया नाम क्या है? फेसबुक का नया नाम है मेटा। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 352 में। बात की जाए राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। और इसको लगाए जाने के आधार कितने होते हैं? इसको लगाए जाने के 3 आधार होते हैं। पहला तो युद्ध की स्थिति, दूसरा बाहरी आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। इन 3 स्थितियों में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 352 के तहत।
और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसके लिए कौन कौन से जो अनुच्छेद होते हैं जो उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 जो हैं इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अपना क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए कौन सी कंपनी ने इसको स्थापित किया है, तब आपको बताना है कि इसको गोल्ड सिक्का कंपनी ने स्थापित किया है। अगर पूछा जाए कि ये जो दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है इसमें कितना केजी सोना रखा जा सकता है, यानी कि इस एटीएम की क्षमता कितनी है, तब आपको बता देना है कि इस एटीएम की जो क्षमता है वह 5 केजी सोना रखने की इसकी क्षमता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला वाइट लेवल एटीएम कौन सा है। भारत का पहला वाइट लेवल एटीएम का नाम क्या है, तो इसका नाम है इंडिकेस, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये टाटा सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को कहाँ स्थापित किया गया, इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये जो स्टैचू है किसकी स्टैचू है, ये संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला टी हब 2.0 को कहाँ स्थापित किया गया, इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, ये हैदराबाद में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में चलाया गया था, और इसके द्वारा क्या किया गया था, हैदराबाद का विलय किसमें कर लिया गया था, भारत में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो हैदराबाद आपको बताना है कि ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है काजीरंगा परियोजना से। काजीरंगा परियोजना को कहाँ स्थापित किया गया है, इसको असम में स्थापित की गई है। और ये जो परियोजना है इस परियोजना में कौन सा देश मदद कर रहा है, तो आपको बताना है फ्रांस मदद कर रहा है। फ्रांस की कौन सी कंपनी, AFD कंपनी इसकी सहायता कर रही है। और ये कितने रुपए की सहायता दे रही है, कितने रुपए का सहायता दे रही है, तो 80 मिलियन यूरो की सहायता दे रही है। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, तो यूरो मुद्रा को जो अपनाने वाला 20वां देश बना है वह बना है क्रोएशिया। कौन सा बना है, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, क्रोएशिया बना है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1985 में। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, यह एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, और ये कहाँ है, ये जो है असम में है। कहाँ है, असम में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टाइगर प्रोजेक्ट कौन से वर्ष का है, और एलिफेंट प्रोजेक्ट कौन से वर्ष का है। इसी प्रकार से डॉल्फिन प्रोजेक्ट कौन से वर्ष का है, तो टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो 1973 बताएंगे, एलिफेंट प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो 1992 बताएंगे, और डॉल्फिन प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो 2009 बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गरुण अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है, तो ये जो है भारत और फ्रांस की वायुसेना के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर कहाँ की थी, पेरिस में की थी। अगर बात करेंगे मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपको बताना है कि भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वह देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट पॉइंट है एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न को कहाँ स्थापित किया गया है, इसको असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है, और इसकी अभी हाल ही में 90वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई है, ये दिल्ली में हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा, ये पेरिस में खेला जाएगा, और 2028 वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ है, USA में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, और अभी हाल ही में इसमें 8 चीतों को लाया गया है। कहाँ से, नामीबिया से। इन 8 चीतों में एक चीती है, और उस चीती का नाम क्या है, आशा। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि दिव्यांग विभाग को गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है महाराष्ट्र, और इसकी स्थापना कब हुई है? 3 दिसंबर को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है कि अहिंसा विभाग का गठन कौन से राज्य में किया गया है? इसका गठन किया गया राजस्थान में। महाराष्ट्र विधानसभा के युवा स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर हैं। और महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लावणी और तमाशा, ये फेमस यहाँ के लोक नृत्य हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये मनीषा रामदास को चुना गया है। मनीषा रामदास कौन से राज्य की हैं? तमिलनाडु की हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में अभी बताया था कि इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण अनुसूचियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब महत्वपूर्ण अनुसूचियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे गायत्री मंत्र के टॉपिक से अपनी संविधान की अनुसूचियाँ और उसके बाद में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो यहाँ पहली अनुसूची दी गई है, सबसे नंबर पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से। किससे संबंधित है? शपथ से। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अपनी अनुसूची है छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इस प्रकार जो सूचियां होती हैं उनका उल्लेख किसमें है? सातवीं अनुसूची में है। उसके बाद में आठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे आठवीं अनुसूची की तो इसमें पहले कितनी भाषाएं थीं? इसमें पहले 14 भाषाएं हुआ करती थीं, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाओं को इसमें बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? सिंधी भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा, और उसके बाद में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। ये सभी भाषाएं जो हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, और यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और यह दल बदल संबंधी प्रावधान से ये संबंधित है। उसके बाद में 11वीं जो अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। बात करेंगे 11वीं अनुसूची की तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय इसमें हैं। उसके बाद में अपना पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकायों के प्रावधान से संबंधित है, और ये 12वीं अनुसूची जो है इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी तक हमने महत्वपूर्ण अनुसूचियां देख ली हैं, अब देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में किसके बारे में लिखा गया है? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद नंबर 14 में किसके बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समता के बारे में इसमें बताया गया है। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17 में। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 18 में। उसके बाद में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 19(1) में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21A में है। और इसको
86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 24 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 25 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 37 में। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 38 में। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 39A में है। उसके बाद में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 44 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पोषण संबंधित अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 47 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 50 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 56 में। राष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी किसके द्वारा? इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 61 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 63 में। उसके बाद में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 64 में। अनुच्छेद नंबर 71 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 72 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। महान न्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 108 में। धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 123 में। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 129 में। उसके बाद में दिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा है। सीएजी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 148 में। राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 153 में। राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति किसके पास, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 161 में। महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 165 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राज्यपाल के अध्यादेश का। राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 213 में। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 214 में। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 124, हाई कोर्ट पूछेगा तो 214। हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 215 में। और सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 129 में। किसमें बताया था? अभी हमने 129 में बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 215 में। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 10 में। और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दिल्ली से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 239AA। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243O तक इसका उल्लेख किया गया है। जीएसटी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 246A में है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 263 में है। और अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 266 में। और संचित निधि किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 267 में है और यह राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में है। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 300A में किया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या बन गया है? एक कानूनी अधिकार बन गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उठाकर इसमें डाल दिया गया।
यूपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में 315 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का उल्लेख 338 में है। एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका उल्लेख 338A में है। उसके बाद में राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 343 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।